लास्ट टर्न पे हम लोग अमीन्स का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ मेथड कर लिए थे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जितने भी मेथड हम लोग अभी करने वाले सब मेनली रिडक्शन के बेस है। तो ठीक है, वही लिखते हैं। तो इसमें नीचे आगे लिखो फ्रॉम नाइट्रो। तो अगर आपके पास एक नाइट्रो है, मतलब मॉलिक्यूल है, तो देखो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो पता ही होता है हर जगह LiAlH4। कहीं डाउट आए तो LiAlH4। तो LiAlH4 के केस में इसमें बल्कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो उससे अच्छा आप लोग यहाँ पे ले लो H2 और निकल। वैसे LiAlH4 का भी यूज़ किया जा सकता है, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप ये ले सकते हो इसमें। और LiAlH4 का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके केस में एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है, वो है SN और HCl, जो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, और इससे बनता है आपके पास RnH2। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आपको स्पेशली दिखाई देगा नाइट्रो के केस में। तो नाइट्रो के केस में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं SN प्लस HCl। तो देखो होता क्या है इसमें, आप जब SN का रिएक्शन HCl के साथ करते हो तो SnCl4 बनता है, और यहाँ पे कुछ नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। अब जैसे नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होगा तो उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इवन आप लोगों को अगर डाइजोनियम याद हो, डाइजोनियम पे वैसे आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे आपके पास NO2 होता है, तो मैंने डाइजोनियम को रिड्यूस करने के लिए मैंने एक्चुअल में यही यूज़ किया था, SN प्लस HCl, कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो नाइट्रो को रिड्यूस करता है एनिलीन में, ठीक है। वन ऑफ द गुड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप लोगे और इसकी रिएक्शन ऐसे लिखा होगा SN और HCl, तो बस आपको इसको सिंपली रिड्यूस कर देना है, ठीक है। तो बाकी H2 निकल या फिर LiAlH4 का भी यूज कर सकते हैं, पर ज़्यादा आपको दिखाई देगा SN प्लस HCl। तो ये क्या होता है, ये नाइट्रो को रिड्यूस करता है प्राइमरी अमीन्स में, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाइट्रो का रिडक्शन। अब आप आगे लिखो फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड से करते हैं, फ्रॉम साइनाइड, ठीक है। बल्कि लिख लो फ्रॉम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास RCN है, अगर आप इसका रिडक्शन करते हो H2 निकल के साथ तो बनता है RCH2NH2, या अगर आप इसका रिडक्शन करते हो LiAlH4 के साथ तब भी सेम बनेगा RCH2NH2, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल आपके पास हो गई है। तो इसमें जैसे सिंपल है, तो आपके पास बनेगा RCH2NH2, ठीक है। ये होगा रिएक्शन, मतलब इसके केस में आपके पास क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। आप देखोगे तो प्राइमरी अमाइंस ज़्यादा बन भी रहा है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता भी है। अब देखो इसमें एक थोड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन, जो आइसोसाइनाइड होता है एक्चुअल में उसका ये स्ट्रक्चर होता है, आइसोसाइनाइड का ये स्ट्रक्चर होता है। मैं बता देता हूँ आपका ये स्ट्रक्चर, इस पे इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या होगा RCN पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है कार्बन पे क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। इसका रिडक्शन करते कोई भी ले सकते हो। देखो रिडक्शन में मेनली पाई बॉन्ड टूटेगा, तो अगर आप इसका रिडक्शन करते हो H2 और निकल के साथ, तो देखो क्या करना, पाई बॉन्ड को तोड़ दो। तो रिडक्शन में मेनली क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। देखो 2 पाई बॉन्ड है, दोनों को तोड़ दो, यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन पकड़ा दो, और यहाँ पे भी 2 बार हाइड्रोजन पकड़ा दो। तो रिडक्शन करते वक्त दोनों को हाइड्रोजन पकड़ा दो, तो क्या बनेगा R, ये यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस चार्ज। तो आप खुद सोचो देखो कितना अनस्टेबल लग रहा है, अगल बगल चार्ज है और ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ऑक्टेट दोनों का पूरा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NH और CH3 सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन बनेगा, और जिसके एक साइड हमेशा CH3 होगा, ये कंफर्म है। तो मतलब कि साइनाइड से बनता है प्राइमरी, और आइसोसाइनाइड से ये पूछा जाता है कि आइसोसाइनाइड से क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है इवन, कि आइसोसाइनाइड से कैसा अमाइंस बनता है, तो सेकेंडरी अमाइंस, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें H को ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, चाहे H2 निकल ले लो या फिर चाहे आप इसकी रिएक्शन
LiAlH4 के साथ कर दो तो आराम से मस्त बन जाता है सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है, ये तो इस बात को ध्यान रखना है कि तो उससे आपका सेकेंडरी अमाइंस बनता है जिसमें एक साइड कंफर्म CH3 होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा। तो याद रखना कि इसमें एक साइड तो क्या होता है, हमेशा कंफर्म क्या होता है, वही CH3। इसके अलावा इसमें एक और नीचे लिख लो फ्रॉम ऑक्सिम। हम लोग सिर्फ रिडक्शन वाले में लिख कर उसे बनता है फ्रॉम ऑक्सिम। तो ऑक्सिम क्या होता है, अरे C डबल बॉन्ड N और OH, तो ये ऑक्सिम होता है। ठीक है, अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो Na अल्कोहल के साथ, अरे Na अल्कोहल वही आपका बोवेलेट ब्लैंक रिडक्शन, मतलब तो वही बोवेलेट ब्लैंक रिडक्शन या इथेनॉल, मेनली यहाँ पे इथेनॉल होता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल, ये होगा Na अल्कोहल इथेनॉल। ठीक है, या आप वैसे यही इसमें ठीक होगा लेना, या चाहो तो वैसे LiAlH4 भी इसमें ले सकते हो अगर चाहिए, वैसे ज़्यादा इसमें यही यूज़ होता है। बाकी LiAlH4 तो वैसा है कि वो हर जगह यूज़ हो जाता है। तो इसके केस में क्या बनेगा, इसके केस में बनता है RC और RCH और NH2, ये मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल कर लेते हैं। बस रिडक्शन करवाना और कुछ नहीं। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑक्सिम के भी रिडक्शन से आपका प्राइमरी अमाइंस बनता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अमाइड से भी बनता है, पर अमाइड के जितने भी मेथड है लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल में करवाए। हॉफमैन ब्रोमाबाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बता रखा है। उसके अलावा कर्टियस रिएक्शन जो नॉर्मली कहीं दिया नहीं होता वो भी बताया हुआ है। और इसका सिमेट रिएक्शन मतलब अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड से पूरा बता रखा है, डिटेल में हम लोगों ने किया, तो उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी वो सब रिएक्शन तो ऑलरेडी कर रखे पहले। ठीक है, उसमें भी तो समय प्राइमरी अमाइंस से बनना था। इसमें और क्या हो सकता है, एक रिएक्शन और हो सकता है। इसमें एक लास्ट लिख लो, लिखो फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन। तो जब भी कार्बोनिल बोला जाए तो मेनली आपको समझना है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर आपके पास कोई कार्बोनिल है, ठीक है, अगर आप इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हो, ठीक है, मान लो हमने लिमिटिंग अमाउंट अमोनिया लिया है, देखो फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो पता ही होता है कि पॉलीमर बनता है, तो वहां तक नहीं जा रहे सिंपली। तो ये मॉलिक्यूल बनता है डबल बॉन्ड NH। ठीक है, वाटर बाहर निकाल दिया, एडिशन एलिमिनेशन होता है, इसके आगे रिडक्शन। आप बोलोगे किससे रिडक्शन करो, अरे ये बहुत अनस्टेबल, किसी से भी हो जाएगा। एस्टर निकल ले लो, LiAlH4 ले लो, NaBH4 भी इसमें चल जाएगा, कोई भी ले लो, SN और HCl ले लो, कोई भी ले लो, किसी से भी रिडक्शन, मतलब रिडक्शन किसी से भी करवा दो तो ये फटाफट, मतलब एस्टर निकल या LiAlH4 सबसे बेस्ट रहेगा। तो CHR और NH2, ठीक है, मॉलिक्यूल बनेगा। अगर आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करते हो, मान लो अमोनिया की जगह प्राइमरी वाला हुआ, तो पता ही होता है, मैंने आपको कहा था कि ये अटैक करके वाटर बाहर, तो क्या होगा R, फिर C, फिर R, फिर डबल बॉन्ड N, फिर ये R1। ठीक है, और इसका फिर रिडक्शन, कोई भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4 ले लो। ठीक है, तो देखो इसमें पहले वाले के केस में प्राइमरी अमाइंस बनता है, और अमोनिया लिया तो प्राइमरी अमाइन, जब प्राइमरी अमाइन लिया तो बना सेकेंडरी अमाइन। मतलब आप समझो, अगर आपको मान लो बनाना, ये रिएक्शन ऐसे हो सकता है, देखो, तो सबसे पहले आप एक एल्डिहाइड ले लो, उसके अमोनिया से रिएक्शन कर लो, बन गया प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस का इस पर अटैक करवा लो तो बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, और अगर सेकेंडरी अमाइन लिया तो वो भी देख लेते हैं।
देखो एलिमिनेशन वाटर होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए होता है, पर यहाँ पे तो हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, कोई बात नहीं। और वो पता है वो एक्सचेंज हो जाएगा। अरे तो एल्डिहाइड कीटोन बहुत बार करवा ही रखा है सब चीज़ें। तो ये आपके पास ये हो जाएगा R, फिर ये होगा N और R1 और R2 और ये OH, ठीक है। वाटर है, वाटर निकलना चाह रहा है मतलब, तो बस इसका भी रिडक्शन LiLH4 के साथ भी करवा सकते हो। नाइट्रोजन है तो ये समझ लो ये इलेक्ट्रॉन दे के धक्का मार के उसको निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो रिडक्शन करवा लो, किसी से भी करवा लो। एस्टोनिकल तो यहाँ पे करने में दिक्कत होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे LiLH4, क्योंकि एस्टोनिकल मेनली पाई बॉन्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे बन जाएगा, रिडक्शन करवा रहे हैं ये मॉलिक्यूल, तो दिस इज टर्शियरी अमाइन। अरे एस्टोनिकल तो पता ही है, एस्टोनिकल क्या होता है, H- का सोर्स, ये अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल दो, बस हो गया। तो ये आपका हो सकता है। अगर आप अमोनिया के साथ करोगे तो प्राइमरी, और RnH2 लोगे तो सेकेंडरी, और अगर सेकेंडरी लिया तो टर्शियरी। ठीक है, इसका आंसर होगा। तो समझ में आ गया। तो ये हम लोगों के हो गए आपका अमीन्स की प्रिपरेशन के सारे रिएक्शंस, ठीक है। मतलब ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, तो जितने भी थे आपको सब बता दिया। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो नीचे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ कुछ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कुछ टेस्ट है, कुछ रिएक्शंस है, सब कर लेते हैं मिला जुला के, एक एक करके सब कर लेते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो देखो क्या है, लिखो दिस इज अ टेस्ट फॉर ओनली प्राइमरी अमीन्स, ओनली प्राइमरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन का सिर्फ टेस्ट है। तो अगर आपके पास एक प्राइमरी अमीन्स है, इसकी रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ करते हो, साथ में कोई बेस, ये आपको वही है जो हम लोगों ने रीमर टीमन रिएक्शन में लिया था। तो रीमर टीमन रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये रिएजेंट वही है जो रीमर टीमन रिएक्शन में लिया, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये रिएक्शन करने पे बनता है RNC, मतलब इस रिएक्शन से बनता है आइसोसाइनाइड प्लस बाकी जो, अरे वो रीमर टीमन रिएक्शन पता ही होता है, वो इन दोनों में जब रिएक्शन, मतलब पहले इन दोनों से कार्बन बनता है ना, ये तो पहले लिख लेते हैं पहले क्या क्या बनता है, KCl प्लस H2O और प्लस 2HCl। ये रिएक्शन है, देखो यही आएगा, ठीक है। तो उसमें नीचे लिखो इन दिस रिएक्शन reagent used are chloroform with strong base. This reagent is same as Riemann-Tiemann reaction. तो सेम रिएजेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें जो बनता है आइसोसाइनाइड, एक्चुअल में आइसोसाइनाइड का जो स्मेल होता है, इसका देखो इसमें लिखो, ये टेस्ट है ना ये, तो इसका जो स्मेल है उसको बोलते हैं फॉल स्मेल। फॉल मतलब कि अच्छा नहीं, या फिर अनप्लेजेंट स्मेल। तो ये ऐसा स्मेल आएगा जैसे मान लो कई बार आपके घर में कोई सामान आता है, मान लो कोई वेजिटेबल, मान लो कोई फूड है और वो सड़ जाता है, जैसे मान लो कई बार जानवर मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसमें जो स्मेल आती है ना, सड़ी हुई स्मेल, वही अनप्लेजेंट, सड़ा हुआ, मतलब बहुत अनप्लेजेंट स्मेल आएगा, इसको मतलब झेल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप प्राइमरी अमाइंस का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हो और साथ में KOH के साथ, अगर कोई अनप्लेजेंट, मतलब KOH मतलब कोई भी दूसरा बेस भी ले सकते हो पर स्ट्रॉन्ग बेस,
कोई अनप्लेजेंट स्मेल आने लग जाए कि मतलब रिएक्शन क्या लैब में इतना मतलब बदबू आ रही कि रह ही नहीं पा रहे, अनप्लेजेंट, तो मतलब समझ लो कि आइसोसाइनाइड बन गया है और मॉलिक्यूल कैसा था फिर प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इन दिस रिएक्शन आइसोसाइनाइड इज फॉर्म विच हैव अनप्लेजेंट स्मेल। दिस अनप्लेजेंट स्मेल confirms that primary amine is present in the reactant। ठीक है, तो ये प्राइमरी अमीन्स को कंफर्म करता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं लिख देता हूँ, कुछ ऐसा है नहीं खास, तो सबको पता ही होता है कि ये जो होता है ये कार्बन बनाने के लिए यूज होता है। ये ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है मैंने डिटेल में। तो ये कार्बन बनाने के लिए यूज होता है। तो अगर आप इनका रिएक्शन करोगे तो इसका रिएक्शन करके क्या बनता है, CCl2 कार्बन प्लस वाटर प्लस KCl, ये तो पता ही है। ये कार्बन, अब देखो होता क्या है कि RNS2 इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर अब बस हो गया, इस पे अटैक हो गया, दोनों स्टार्ट। तो बस समझ लो कि आपके पास फिर क्या बनेगा भाई, RH प्लस फिर ये Cl और माइनस। ठीक है, समझ लो धीरे धीरे होते रहते, निकलते रहते, 2 बार SL धीरे धीरे निकाल देंगे, बन जाएगा RNC। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हीट करोगे हो जाता है। तो ये आपका होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ध्यान रखना है कि इसका रिएजेंट वही है जो रिमेटिमन वाला था। इसमें एक अनप्लेजेंट स्मेल आता है जो इस बात को कंफर्म करेगा कि इसमें क्या प्रेजेंट था। इसमें प्रेजेंट था आपका प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस को टेस्ट करने के लिए एक दूसरा रिएक्शन भी करते हैं, वो है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। नॉर्मली इस सेक्शन से टेस्ट ज़्यादा आते हैं, तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल, अरे सरसों का तेल, कच्ची घनी का तेल का जो स्मेल हो वैसा स्मेल आएगा लैब में। तो इसमें भी क्या लेना है, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन CH2 के साथ करना है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2, तो बनता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। अरे आइसोसाइनाइड जो लिखवाए थे कहाँ, हॉफमैन ब्रोमोबाइड रिएक्शन में। हॉफमैन ही तो कर रहा है। हॉफमैन ने जब वो रिएक्शन कर लिया उससे बहुत मोटिवेट किया, हो गया, उसके बाद बोला और भी करेंगे कुछ ना कुछ, तो उसने ये बनाया। तो आपको पता होता है केमिस्ट्री में जब भी O की जगह S आता है उसकी जगह थायो लगता है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज थायो आइसोसाइनेट। अरे आइसोसाइनेट पहले, तब थायो हो गया O की जगह, और बाकी क्या बचा, बाकी देख लो क्या क्या बचेगा। 2 तो इससे निकाल दो। ठीक है, कार्बन तो यही रह गया और एक HGS निकाल दो, क्योंकि मरकरी की टेंडेंसी सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्म करने काफी होती है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा स्मेल करता है, मस्टर्ड ऑयल के जैसे। ठीक है, तो अगर आप प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, तो मस्टर्ड ऑयल का स्मेल आता है जो कंफर्म करते हैं कि प्राइमरी अमीन्स प्रेजेंट है। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड in the presence of mercuric chloride, it form thioisocyanate which smell like mustard oil. This mustard oil smell confirm the presence of primary amines in the reactant। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल के जैसा स्मेल होती है। बस हो गया ये मैकेनिज्म कुछ है नहीं, मतलब ऐसा मतलब किसी काम का नहीं है, किसी काम का भी नहीं। मैं लिख देता हूँ क्या, हिंट के फॉर्म में। देखो क्या होता है इसमें, RNS2 तो ये अटैक कर लेता है और एक हाइड्रोजन, देखो पहले तो ये होगा, और एक हाइड्रोजन को भेज दो, तो हाइड्रोजन को भेज दो तो ये मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और आप जब इसको मरकरी HgCl2 के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो वही प्रोडक्ट बन जाता है जो बना है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस Hg
एस प्लस 2 टाइम एस सी एल। ठीक है, ये बस सही है कॉन्सेप्ट इसका। तो ये आपका हो गया हॉफमैन मस्टरडॉल टेस्ट। ठीक है, तो याद रखना कि ये प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट है, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं और मॉलिक्यूल जो बनता है उसमें आपका थाइआइसोसाइनेट होता है जो मस्टरडॉल के जैसे टेस्ट कर मतलब आपका स्मेल करता है। इसमें फिर आते हैं थर्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट एक्चुअल में एक दो बार मेरे से लोगों ने पूछा था एल्डिहाइड कीटोन में, मैंने कहा था आगे आएगा। अब देखो होता क्या हिंसबर्ग रिएजेंट। देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये ओरिजिनल हिंसबर्ग रिएजेंट है, ओरिजिनल वाला यही है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन को निकलने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, जिसका कई बार यूज करते हैं मतलब। ठीक है, तो एक ये है और ये ओरिजिनल है, पर इस वाले केस में दिक्कत ये था कि इसमें पैरा पे भी अटैक हो सकता है। पैरा पे भी अटैक हो सकता है। देखो बल्कि ग्रुप है तो ऑर्थो पे तो अटैक नहीं होगा, इसका पैरे पे, लेकिन कभी मान लो कुछ कराना है पैरा पे अटैक हो सकता है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म बनाया हिंसबर्ग ने। तो ये इसका आपका यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर दिया। तो ये आपका एडवांस दोनों मतलब दोनों ले सकते हो। वैसे आजकल ज़्यादा यूज इसका ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो आपको यहीं पे अटैक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, ऑर्थो बल्कि ग्रुप पे ऑर्थो पर तो अटैक हो ही नहीं सकता, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के केस में देखो क्या होता है, पहले समझो। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मान लो एक नॉर्मल रिएक्शन में बता रहा हूँ, एक नॉर्मल रिएक्शन मैं अभी ये जो करने जा रहा हूँ टेस्ट, मतलब जो भी रिएक्शन वो प्राइमरी मतलब वो अमीन्स पे है, पर अभी अमीन्स ने मैं कोई न्यूक्लियोफाइल, मान लो एक जनरल रिएक्शन, मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, मान लो CN हो सकता है। ठीक है, मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सब विड्रॉइंग ग्रुप है, एक अच्छे खासे विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे होगा तो ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। CN ले लो, कोई भी ले लो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपके पास मान लो ये रिएक्शन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल और ये मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो सकता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट में यही ध्यान रखना, क्लोरीन आराम से निकल जाता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये सब विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये सब पे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इस पे क्या होगा, अटैक भी बहुत इजीली हो जाता है सल्फर पे। तो ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। अब देखते हैं कि इसका भाई यहाँ पे इस चैप्टर में क्या यूज है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अगर आपके पास एक प्राइमरी अमीन्स है, इसका रिएक्शन अगर आप हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करते हो, सेफ साइड ये पोजीशन ब्लॉक कर दिया, कोई रिस्क नहीं लेना, ब्लॉक कर दिया। तो देखो ऐसे केस में क्या होगा, ये यहां अटैक करेगा, ये बाहर, और साथ में एक H को निकाल देना। अरे वो क्योंकि नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आएगा, H को निकाल दिया। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट H को निकाल दिया, तो क्या बना देखो R NH S डबल बॉन्ड O ये मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो ये वाला जो H वो अच्छा खासा एसिडिक है, तो ये आपका एसिडिक है। ठीक है, तो वो भी रिएक्शन कर सकता है, मतलब आप इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा सकते हैं, जैसे KBH के साथ। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, वो एसिडिक है, मतलब कि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इतना होना ये कंफर्म करता है प्राइमरी अमीन्स, मतलब अगर कोई अमीन्स है, अगर वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर जाता है और फिर बाद में बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, तो इसका मतलब वो जो अमीन्स है वो प्राइमरी था। अच्छा, और समझते हैं, देखो क्या क्या बातें हैं। अगर मान लो सेकेंडरी होता तब क्या होता, अरे H को निकाल देना, हाँ साथ ही साथ।
यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन खत्म, तो इस बार रिएक्शन नहीं होगी। मतलब अगर हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन हो गया और बेस से नहीं हो पाया तो उस केस में सेकेंडरी अमीन्स, तो ये सेकेंडरी अमीन का टेस्ट है। और अगर टर्सरी अमीन होता है तो एक तो बल्कि बहुत ज्यादा होगा, मतलब अच्छा, मतलब एक तो बल्कीनेस से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी और ऊपर से हाइड्रोजन नहीं है तो इस पर सेल पे अटैक भी नहीं करता है। मतलब ऐसा होता है कि तो इनमें ही रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, इनमें भी रिएक्शन नहीं होती। तो देखो इसी से पता चलता है कि कैसा अमीन है। तो ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स के लिए यूज होता है। अगर प्राइमरी अमीन्स है तो हिंसबर्ग रिएजेंट से भी रिएक्शन करेगा और फिर बेस से भी करेगा। तो अगर दोनों से किया तो ये कंफर्म करता प्राइमरी अमीन से, सिर्फ हिंसबर्ग रिएजेंट से किया तो ये कंफर्म करेगा सेकेंडरी अमीन, बेस से नहीं करेगा, और किसी से नहीं किया तो टर्सरी अमीन्स, ठीक है। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड एज अ टेस्ट of amines in case of primary amines, इसमें लिखो कॉमा कह करके, इट कैन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट फॉलोड बाय बेस, इट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट फॉलोड बाय बेस, दैट इज इट रिएक्ट विथ बोथ हिंसबर्ग रिएजेंट एज वेल एज बेस। दिस कन्फर्म्स दैट अमीन्स इज प्राइमरी। इसमें फिर नीचे लिखो इफ अमीन्स रिएक्ट विथ ओनली हिंसबर्ग रिएजेंट एंड इट डज नॉट रिएक्ट विथ बेस, इट कन्फर्म्स दैट अमीन्स इज सेकेंडरी अमीन। फिर आगे नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन केस ऑफ टर्सरी अमीन्स नो रिएक्शन टेक प्लेस, so this confirms that amines is tertiary amines। तो ये हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे नीचे लिखो रिएक्शन विथ, फोर्थ लिखो रिएक्शन विथ HNO2, ठीक है। आपको इसको HNO2 को पहली बात तो बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड सीधा सीधा भी लिया जा सकता है या फिर आपको ये लिख के आ सकता है NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें टेस्ट के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर प्राइमरी को डिटेल में करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। या चलो अच्छा पहले प्राइमरी को कर लेते हैं, फिर सेकेंडरी पर टर्सरी, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एक एक करके रिएक्शन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट लिखो विथ प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। प्राइमरी अमीन्स का इसका रिएक्शन करते हैं। देखो होता क्या है कि अगर आपके पास एक एलिफैटिक है, और एलिफैटिक मतलब कि कार्बन चेन, मतलब अगर आपके पास, इसको लिखना चाहो लिख लो, ये एलिफैटिक है। अगर आपके पास एलिफैटिक चेन है और अगर आप इसकी रिएक्शन अगर आप HNO2 के साथ करते हो तो देखो पहले तो ये बनता है Rn2+, मतलब ये मॉलिक्यूल बनता है, मैं बता देता हूँ। पर इस मॉलिक्यूल को रोक पाना इम्पॉसिबल टाइप है, तो इससे R+ बनेगा कार्बोकेटाइन, तुरंत कार्बोकेटाइन बनेगा। एक बार कार्बोकेटाइन बना, अगर वहां पे वाटर है, मान लो वहां पे वाटर है, तब तो उससे लेके अल्कोहल बना देगा। अगर वाटर नहीं है तो उस केस में अगर मान लो Cl- रहा, जैसे बता ना वही NaNO2 प्लस HCl, तो Cl- से भी जुड़ सकता है। अगर Cl- भी नहीं रहा तो लास्ट ऑप्शन ये है कि ये एल्किन बना दे, ठीक है। तो इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन बनेगा तो एक बात को ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। नाइट्रोजन गैस नहीं रुकता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, साथ छोड़ के तुरंत इसका चला जाता है, बहुत बेस्ट लिविंग ग्रुप है, साथ छोड़ने में एक्सपर्ट है, निकल जाएगा और ये बचेगा कार्बोकेटाइन। इन दिस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इसमें नीचे लिखो इफ वाटर इज प्रेजेंट देन अल्कोहल विल फॉर्म, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एल्कीन इज ऑल्सो फॉर्म्ड,
ठीक है, एल्कीन भी बनता है इसमें, एल्कीन इज ऑल्सो फॉर्म्ड। नॉर्मली अगर नहीं दिया है तो वाटर मान के चलना और फिर एल्कीन बना देना, ठीक है। और ये लिख दिया है कि नो वाटर, तब तो भाई एल्कीन बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया है वाटर तो वाटर मान के चलना और अल्कोहल बना देना, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, नॉर्मली ये एल्कोहल बना देता है या एल्कीन भी बन सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे क्या होगा, ठीक है। ये देखो एलिफेटिक के केस में इसको रोक पाना इम्पॉसिबल टाइप होता है। तो चलो पहले कुछ एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके पास ऐसा लिखा है, देखो एक्वस HNO2, ठीक है, तब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, जे इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखना कार्बोकार्बन बनता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। पर अगर आपको लिख के आ गया HNO2, तो इसमें देखो सबसे पहले तो कार्बोकार्बन बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसको हीट करोगे तो एल्कीन भी बना सकते हैं, या वाटर अगर होगा तो अल्कोहल भी बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। नॉर्मली अल्कोहल ही बनाया जाता है। वैसे प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन अगर आप HNO2 के साथ करते हो तो नॉर्मली अल्कोहल ही बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कार्बोकार्बन इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसको भूलना नहीं है। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, फाइनल प्रोडक्ट इसका ये आएगा, ठीक है। तो ये तो इसका केस हो गया। देखो यहाँ पे रिएक्शन नहीं रुकता है। देखो सबसे पहले अब देखो हम लोग चलते हैं एरोमेटिक के केस में। तो देखो पहले डिफरेंस समझ लो क्या है। देखो नॉर्मल कार्बन चेन में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, तो अब ये निकल जाएगा तो प्लस चार्ज कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा, जो काफ़ी अच्छा होगा, और नाइट्रोजन गैस उड़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड आ भी नहीं पाएगी। तो इस वजह से ये क्या होता है, R प्लस और N2 गैस में चला जाता है। पर अगर मान लो अगर इसकी जगह अगर बेंजीन होता, इसको बोलते हैं, तर ये आपका इसको बोलते हैं डाइजोनियम कटायन है। अगर मान लो बेंजीन होता है तो बेंजीन के केस में रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, ये लिखने के बाद लिखो इन केस ऑफ, इसमें मतलब रेजोनेंस हो सकता है, आप करवा सकते हो, तो नीचे लिखो इन केस ऑफ बेंजीन रेजोनेंस इज पॉसिबल, सो दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मतलब बेंजीन में स्टेबल है, आप इसको आइसोलेट कर सकते हो। पर ये आइसोलेट तभी होगा जब टेम्परेचर 0 या 5 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब 0 से 5 डिग्री में होगा तभी स्टेबल होगा, या उससे कम टेम्परेचर पे। अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लेके गए, मतलब अगर आपने इसका टेम्परेचर 5 डिग्री के ऊपर लेके गए, तो फिर तुरंत वो निकल जाएगा और इससे बनेगा फिनाइल कार्बोकैटायन, जो और अनस्टेबल है। हाँ, और अनस्टेबल इसलिए बनना डिफिकल्ट था, वो तो कभी रुकता ही नहीं, वो तो इवन -10 -20 डिग्री पे भी हो जाता है। पर ये रिएक्शन नॉर्मली 5 डिग्री या उसके ऊपर टेम्परेचर पर होता है, 5 डिग्री तक वो रुका रहता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो कि इफ टेम्परेचर इज 5 डिग्री और लेस देन 5 डिग्री, देन फिनाइल डाइजोनियम देन फिनाइल डाइजोनियम कार्बोकैटायन एग्जिस्ट। If temperature is more than 5 degree, then nitrogen gas will be released and phenyl carbocation will be formed, ठीक है। वो कभी नहीं रुकता है, वो हमेशा यही बना देगा, और पता ही है कि वाटर होगा तो अल्कोहल, नहीं तो फिर एल्कीन, और ये मॉलिक्यूल बन जाता है, मतलब आप इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो है क्या, इसको समझते हैं फिर से। चलो देखो आपके पास अगर एक बेंजीन है, इसकी रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हो तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। पढ़ाया था ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो नाइट्रोबेंजीन। इसका रिडक्शन अगर आप करोगे, अरे आज ही तो पढ़ा है ये, तो इससे क्या बनेगा, PHNS2। और अगर आप इसका रिएक्शन करते हो HNO2 के साथ
एट 0 to 5 डिग्री तो बनेगा pH N2 प्लस, ठीक है। या फिर अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो NaNO2 के साथ प्लस HCl 0 to 5 डिग्री तो इसमें बनेगा pH N2 प्लस Cl माइनस सॉल्ट, मतलब ये है डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो सकता है, इसमें डायजोनियम सॉल्ट, वहां पे डायजोनियम कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये रिएक्शन आपके पास हो सकता है। तो ये 0 से 5 डिग्री पे हम लोग इसको मतलब बना लेते हैं और मान लेते हैं हमने फ्रीज करके उसको स्टोर कर लिया। उसके आगे रिएक्शन देखो क्या क्या हो सकता है इसमें। एक बार ये डायजोनियम मान लो बन गया, हमारे यही काम, इसको बस थोड़ा सा हीट करना है, रूम टेम्परेचर पे भी ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हो तो नाइट्रोजन गैस तो उड़ जाएगा कटायन, और वाटर को, अरे कटायन पे OH माइनस बनेगा तो इससे फिनॉल बनता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आप H3PO2 के साथ करते हो तो इससे बेंजीन बनता है। अगर आप इसकी रिएक्शन KI के साथ करोगे तो बेंजीन पे I बनेगा। अगर आप इसकी रिएक्शन BF4 माइनस के साथ करोगे तो इससे बनेगा बेंजीन पे फ्लोरीन, ठीक है। मतलब आयोडीन और फ्लोरीन को जोड़ने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। पर अगर इसकी जगह मान लो, और आगे बढ़ते हैं, अगर आप इसका रिएक्शन Cu2Cl और HCl मतलब CuCl HCl के साथ करोगे तो इससे बेंजीन पे Cl बनेगा। अगर आप इसका रिएक्शन वही CuBr HBr के साथ करते हो तो इससे बेंजीन पे ब्रोमीन बनता है। तो ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल में ये सैंड मेयर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? सैंड का मेयर है ये, तो सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको आयोडीन चाहिए तो Ki यूज करो, फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन चाहिए तो BF4 माइनस, ठीक है। BF4 माइनस लिख के आ सकते हैं या फिर ऐसा कुछ भी मान लो के BF4, ठीक है। तो बात वही है। तो इसमें नीचे लिखो सैंड मेयर रिएक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। इसमें कई बार एसिड को नहीं लिखा रहता है, सिर्फ आप ऐसा ही लिख लो, CuCl लिख लो, ठीक है। या फिर सिर्फ Cu भी ले सकते हो, इवन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कॉपर भी ले सकते हो, चलो छोड़ो उसको, मतलब सिर्फ कॉपर भी लेके रिएक्शन करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये मॉलिक्यूल हो सकता है इसमें, और रिएक्शन क्या करवा सकते हैं इसमें, इसका अगर आप रिएक्शन वही NaCN के साथ करते हो, वही Cn माइनस के साथ, तो उसमें बेंजीन पे आ जाएगा Cn। और अगर आप Cn का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अब आप इससे कुछ भी बना सकते हो। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ये। तो मतलब आप इस मॉलिक्यूल में मतलब कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपके पास एक बार डायजोनियम बन गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक रिएक्शन और देख लेते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन एक बेंजीन के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और इसको हीट करते हैं तो इससे बाइफेनाइल सिस्टम बनता है। दिस इज बाइफेनाइल सिस्टम, दिस इज ग्लोमबर्ग रिएक्शन, ठीक है, बाइफेनाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका है, आपका डायजोनियम की रिएक्शंस हो गई है, मतलब ठीक है। और डायजोनियम क्या होगा, एरोमेटिक के केस में आप रोक सकते हो, अगर एरोमेटिक नहीं है तो आप उसको रोक भी नहीं पाओगे, ठीक है। ये अगर देखो इसमें आपका CH3 CH3 और CH2 कटायन, ठीक है, पहले इधर ही शिफ्ट हो जाएगा तुरंत।
और यहाँ पे आएगा प्लस और ये होगा CH3, ठीक है। वाटर अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे वो जोड़ देना, तो बस ये हो गया आपका एल्कोहल, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो ये प्राइमरी अमीन्स हो गया जहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन बोथ केसेस, दोनों केस में कंफर्म द प्राइमरी अमीन्स। ये प्राइमरी अमीन अगर कंफर्म करना है तो रूम टेम्परेचर पे करवाओ, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन होगा HNO2 के साथ तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। तो नीचे लिखो इफ एलिफैटिक and aromatic primary amines react with nitrous acid at room temperature, always nitrogen gas is released। तो नाइट्रोजन गैस का रिलीज होना कंफर्म करता है कि प्राइमरी अमीन से, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंडरी अमीन हुआ तो क्या होगा? अगर आप इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करते हो तो समझ लो कि ऐसा आप वाटर को बाहर निकाल देना, ठीक है। तो इससे बनेगा ये मॉलिक्यूल, ये सेकेंडरी अमीन है, तो ठीक है। ये नाइट्रोसो होता है, नाइट्रोसो, तो ये होगा आपका N, अरे नाइट्रोजन जुड़ा है तो होगा N नाइट्रोसो, ठीक है। और ये आपका जो भी मान लो एल्काइल अमीन, बल्कि डाई एल्काइल अमीन, अरे दो एल्काइल डाई एल्काइल अमीन, अरे ये नाइट्रोसो है और नाइट्रोजन से जुड़ा था N नाइट्रोसो डाइल्काइल अमीन। ये एक ऑयली सब्सटेंस है, मतलब ऑयली टाइप सब्सटेंस, अरे तेल के जैसे होता है, चिकना चिकना ऑयली टाइप सब्सटेंस। तो देखो होगा क्या, अगर आप किसी अमाइंस का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हो और कुछ ऑयली टाइप सब्सटेंस बनकर जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, तो ये कंफर्म करेगा, ये आपका ये बनेगा, ये कंफर्म करेगा कि सेकेंडरी अमीन्स प्रेजेंट है। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस रिएक्शन oily type substance is formed which is insoluble in water. Formation of this oily type substance confirm the presence of secondary amines। तो ये सेकेंडरी अमाइंस का प्रेजेंस कंफर्म करता है। तो अगर किसी रिएक्शन में लिखा है ऑयली टाइप सब्सटेंस बन रहा है तो समझ लेना कि सेकेंडरी अमाइंस। ये आपको एक दो बार मिलेगा, मतलब जब आप कहीं पे भी कुछ सॉल्व करोगे लिखा रहता है ऑयली टाइप सब्सटेंस, तो अगर नाइट्रस एसिड है ऑयली टाइप सब्सटेंस बनना है तो सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तो और इस मॉलिक्यूल का नाम है नाइट्रोसो, तो N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमाइन, ठीक है, ये होता है। अगर आपके पास टर्सरी अमाइन है तो टर्सरी अमाइन के केस में तो हाइड्रोजन ही नहीं एक्चुअल में, तो नो रिएक्शन, ठीक है। इसमें नीचे लिखो नो रिएक्शन। तो देखो इसका मतलब यह है कि अगर आप प्राइमरी अमीन लेते हो तो रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, नाइट्रोजन गैस का रिलीज होना ये कंफर्म करेगा कि कैसा सब्सटेंस है, प्राइमरी, ठीक है। अगर आप मतलब सेकेंडरी अमीन लेते हो तो ऑयली टाइप सब्सटेंस बनेगा तो कंफर्म करता है सेकेंडरी अमीन। टर्सरी के केस में क्या होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। लिखो इन केस ऑफ टर्सरी नो रिएक्शन, ठीक है। पर इसमें कुछ मान लो वैसा टाइप कुछ क्वेश्चन आ गया, मान लो कि जैसे मान लो बेंजीन है, मान लो ये आ गया, मतलब देखो सबसे पहली बात तो अगर मान लो अगर ये होता, अरे कुछ भी ले लो HNO2, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसमें HNO2 लोगे, देखो इस नाइट्रोजन पे तो अटैक नहीं होगा, पर यहाँ पे आपको पता है कि एक्चुअल में यहाँ पे NO+ बनता है, एक्चुअल में यहाँ पे NO+ बनता है, ये बात बता देता हूँ, इसमें NO+ बनता है ये। तो पिछली बार क्या किया था, सेकेंडरी के केस में यहाँ जोड़ा था, पर यहाँ पे ये बेंजीन पे जाके अटैक कर सकता है, NO+ बनता है, ध्यान रखना। इसके केस में NO+ मतलब बनता है नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो ऐसे केस में ये आपका ये रिएक्शन होगा। तो टर्सरी के केस में बेंजीन रिंग पे अटैक हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना अगर बेंजीन है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। और सेकेंडरी के केस में तो नाइट्रोजन पे ही जाके अटैक करता है, तो ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ये तो ये हो गया रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। फिर आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। अगर आपके पास RCOCl है और इसकी रिएक्शन किसी के साथ कर दो, मान लो ये करोगे तो अटैक कर देगा। इसमें मतलब ये सब आपको पता है, इसमें कुछ बताने लायक एक्चुअल में है नहीं, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर खुद हुआ तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, यही होगा खुद अगर हुआ तो। मान लो अगर आपके पास जैसे ये एनहाइड्राइड होता है, तो इसके बारे में मैंने तो आपको लास्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता ही रखा है। तो ये इस पे अटैक करके फिर वही R, C डबल बॉन्ड O NH R डैश, फिर बाकी वही RCOOH, ठीक है, ये आपका बाहर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। अब इसके बाकी बचे हुए रिएक्शंस लाइक आपका कपलिंग रिएक्शन या फिर और भी जो रिएक्शंस है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।